Hello everyone, welcome to the 12th lecture on oscillation. In this particular lecture, we will be seeing last part of the chapter, that is damping of oscillation or damped oscillation. Relatively बहुत छोटा टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ CET के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है PYQs वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं. But before getting into details of this concept, let's solve one question from the exercise which we haven't covered yet. क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा and then we will move towards topic. Question is, a wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude. तो यहाँ पर मैं एक ऐसा पिस्टन ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज दिस इज अ पिस्टन एंड दिस पिस्टन विल हैव अ रेसिप्रोकेटरी मोशन. इसका मतलब वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा. और ये जो पर्टिकुलर पिस्टन है वो कह रहा है कि इट कैन परफॉर्म ऑसिलेशन विद वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड. तो हम यहाँ पर ऐसा पिस्टन यूज कर रहे हैं जो किसी मशीन के साथ अटैच होगा एंड बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ दैट मशीन यू कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पिस्टन व्हेन इट इज रेसिप्रोकेटिंग. नाउ उन्होंने इस पर्टिकुलर पिस्टन पर एक ब्लॉक रखा है वुडन का जिसका मास है m. चलेगा. नाउ आगे क्या बोल रहे हो वो, ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद द पिस्टन. अब देखो, जब वाइब्रेशन होगा तो वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ना, दिस शुड नॉट लूज कांटेक्ट विद द पिस्टन. अब ये कैसे है, मान लो दिस इज अ ब्लॉक. कुछ है क्या मेरे पास? यस. Suppose this is a block and I am placing this block upon this particular piston. Now what has happened is, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेट कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं ब्लॉक का जो है वो पिस्टन के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट है. लेकिन अगर देखिए मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड शॉर्ट करते जा रहा हूं और एम्पलीट्यूड को फिक्स कर रहा हूं, जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होते जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखो कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो कांटेक्ट छोड़ देगा. किसके साथ? पिस्टन के साथ. ये स्थिति नहीं आनी चाहिए ऐसा वो बोल रहा है. अब ये ना हो इसलिए क्या जरूरी है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ऐसा अटैच रहना जरूरी है. अब कोई गोंद या कोई ग्लू तो लगा नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर ब्लॉक शुड ऑलवेज रिमेन in contact with this platform. It means it should have to maintain equilibrium. अब ये जो इक्विलिब्रियम वाली स्थिति होती है ये दो तरीके से पॉसिबल है. एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब कोई चीज रेस्ट में होती है तब अगर दूसरे उसके ऊपर कोई दूसरी एक चीज भी रेस्ट में है तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. लेकिन इफ देयर इज अ मोशन और अनबैलेंस्ड फोर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब मान लीजिए पहला ब्लॉक, ये जो ऊपर का ब्लॉक है और नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो अगर मोशन में भी है लेकिन they are not losing contact, it means they are in dynamic equilibrium. Still there is no unbalanced force that we must keep in mind. Now यहाँ पर जब हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा एंड वी ऑलवेज वांट कि ये जो दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट, इट मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए. और इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं फोर्स ड्यू टू ब्लॉक शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पिस्टन. अब ये क्या है फोर्स ड्यू टू ब्लॉक एंड फोर्स ड्यू टू पिस्टन? तो जब ब्लॉक पिस्टन पे रेस्ट होगा तो इट विल एक्सर्ट इट्स वेट ऑन द पिस्टन, राइट, जो होता है mg. और जब पिस्टन इसे ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा तो इट विल हैव फोर्स ऑफ मोशन विच इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. ये बात समझ में आ रही है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हम कह सकते हैं भैया डाउनवर्ड गोइंग फोर्स इज mg. This is mg which is nothing but weight of our particular block. It is equal to applied force by that particular piston which is m into a. A is acceleration. ठीक है. चलो अब मान लेते हैं कि 25 जो पर्टिकुलर सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है वो फिक्स हो चुका है. सो दिस ब्लॉक विल मूव अप टू 25 सेंटीमीटर. वो यहाँ पे पहुंचा. अब यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे ही पिस्टन नीचे आने की कोशिश करेगा, चूंकि मोमेंटरीली रेस्ट अवेलेबल होता है, ये जो पर्टिकुलर हमारा ब्लॉक है ना ये यहीं पे छूट जाएगा और पिस्टन नीचे आएगा. अब ऐसा ना हो इसलिए जरूरी होना चाहिए कि वेट और दोनों एक्सल जो फोर्सेस है वो बैलेंस है. अब जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए तो हम यहाँ पे देखिए m को कैंसिल कर सकते हैं एंड g विल बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू a. कब? जब हमारा पिस्टन एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुका है. और हम जानते हैं जब पिस्टन एम्पलीट्यूड पे होता है तो वो पर्टिकुलरली मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें शो करता है. कौन? ऑसिलेटिंग एलिमेंट. तो यहाँ एम्पलीट्यूड पे
both this block and the piston will have maximum acceleration while turning back. So I can say this A is nothing but A max. This A is nothing but A max. अगर मुझे ये वैल्यू पता है ए मैक्स की तो अब आगे बढ़ना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आगे हमें पूछा है हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर, और सेकंड बोला है इन दिस केस हाउ मच ऑफ द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। तो एनर्जी को बाद में देख लेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ए मैक्स से फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भैया ए मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा इंटू ए, सॉरी ओमेगा स्क्वायर ए, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, उसका होल स्क्वायर इंटू ए, एंड एन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जल्दी से फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं टू मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक and piston, the force exerted by block and piston should balance each other, should balance each other at amplitudes, at amplitudes। ठीक है, and therefore I can write weight of block is equal to force of piston। ठीक है, तो weight of block कितना है भैया, दिस इज mg इक्वल टू पिस्टन उस पर कितना फोर्स लगाएगा दैट वुड बी m इंटू ए। चलेगा। नाउ m कैंसल, सो वी कैन सी भैया g इज नथिंग बट a एंड एट एम्पलीट्यूड पोजिशन a इज नथिंग बट a मैक्स। ये चीज हमें पता है। तो चलो सबसे पहला वो जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो ज्यादा से ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी कि ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट छोड़ेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी नो भैया कि ए मैक्स जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए, ये हमें पता है। तो आई कैन राइट ए मैक्स की जगह जी लिख सकता हूं मैं, एंड जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर दैट इज 2 पाई एन का, सॉरी 2 पाई एन और इसका होल स्क्वायर इंटू ए। तो चलो जी क्या होता है, जी इज नथिंग बट पाई स्क्वायर, आई कैन डायरेक्टली राइट इट हियर, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए की क्या वैल्यू है। सो अगर आप देखो तो एम्पलीट्यूड उन्होंने बोला है 25 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूं, इसको बाद में रब करूंगा। देखो एम्पलीट्यूड जो है वो है 25 सेंटीमीटर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे कंसीडर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट पहले मीटर में, तो दैट वुड बी 0.25 मीटर। समझ में आ रहा है। सो डायरेक्टली मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू को 0.25 मीटर्स पुट कर रहा हूं। सो एम्पलीट्यूड इज 0.25। चलो देखो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 4 एन का स्क्वायर इंटू 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न एज 1/4। सो 4 कैंसल, इसका मतलब है एन स्क्वायर इज नथिंग बट 1 और 1 जो है वो स्क्वायर रूट 1 का ही होता है। सो आई कैन राइट एन इज नथिंग बट 1 हर्ट्ज, मतलब 1 ऑसिलेशन पर सेकंड तक ही हमारा जो ब्लॉक है उस पर्टिकुलर पिस्टन के साथ क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट में रहेगा फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ 25 सेंटीमीटर। आई होप कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंडली उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड इज हाउ मच इज एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ अ ब्लॉक। तो ब्लॉक जब ऑसिलेशन कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप उसके एम्पलीट्यूड की बात करो, हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, तो जब ब्लॉक हमारा यहां पर देखिए, तो जब ब्लॉक हमारा मान लीजिए एम्पलीट्यूड पे पहुंचा होगा, ऐसे ये नीचे का पिस्टन है एंड दिस इज माय एम्पलीट्यूड पे पहुंचा होगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, दैट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और वैसे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एनर्जी चेक करनी है, सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हम ये तो जानते हैं फॉर एनी पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग। तो आपको क्या पूछा है, एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये जो पर्टिकुलर मास का मास वाली वैल्यू है इसे हम एनर्जी के नीचे लेकर आएंगे, सो हमारे पास बचेगा सिर्फ एनर्जी पर यूनिट मास। तो हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। आई कैन राइट एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
a square and we have been asked to find energy per unit mass, that would be 1/2 ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 ओमेगा इज 2 पाई n का स्क्वायर, देयरफॉर 4 पाई स्क्वायर इंटू n इज व्हाट 1 का स्क्वायर 1, एम्पलीट्यूड इज व्हाट 1/4 उसका होल स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। आई कैन राइट 1/2 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर होता है 16, बट आई एम राइटिंग दिस एज 4 इंटू 4। देखो क्योंकि 4 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, सो 4 इंटू 2 इज 8। आई कैन राइट पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 9.86 वगैरह आ जाती है। डिवाइडेड बाय अगर आप 8 करते हो तो 8 1 जा 8.18, 8 2 जा 16, 2 6, 8 3 जा 24, राइट। और इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो एनर्जी पर यूनिट मास इज 1.23 जूल, ये भी हम लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्पिंग क्या होता है, तो नॉर्मली हमने देखा है कोई भी अगर पार्टिकल मान लीजिए वाइब्रेट हो रहा है इन बिटवीन इट्स एम्पलीट्यूड, तो हम कहते हैं भैया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड, कुछ भी रहने दो। आपको क्या करनी पड़ती है, पोजीशन चेक करनी पड़ती है कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल किस पोजीशन पे है। यहाँ हम एक चीज कंसिडर करके चल रहे थे, कौन सी, कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक एम्पलीट्यूड से लेकर दूसरे एम्पलीट्यूड तक जब ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। और जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द गिवन वाइब्रेशन, वी कॉल्ड इट एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। हम क्या बोलते हैं उसको, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेयर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जो आपका एम्पलीट्यूड है इट गोज ऑन रिड्यूसिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा एम्पलीट्यूड भी कम होते जाएगा। तो अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मैं ग्राफ बनाऊं अनडैम्प्ड, और उसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट करूं, तो फॉर एनी टाइम ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है उसका यही नेचर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट हुआ है तो इस तरीके से नेचर है। वहीं पर अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखिए दिस इज फॉर डैम्प्ड एंड दिस वाज फॉर अनडैम्प्ड। तो डैम्प्ड के केस में क्या होता है, पहले जितना ऑसिलेशन है बाद में उतना नहीं रहता, वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड बाय वन टाइम वो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड आपका 0 हो जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एम्पलीट्यूड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसके वैल्यू में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। दिस इज हाउ द एम्पलीट्यूड इज बीइंग रिड्यूस्ड आउट। चलेगा। तो अगर ये ऊपर ए है तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है ना, उसका एक एक्सप्रेशन है a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m। इस पर्टिकुलर पार्ट को अच्छे से नोटिस करना। यहाँ पर ये जो b है ना, b रिप्रेजेंट्स डैम्पिंग कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। b क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, इसके एसआई यूनिट के बारे में वगैरह अपन स्टडी करेंगे। सो दिस इज द केस in case of damping and in damped oscillation you can see there is a reduction in amplitude over the period of time। चलोगा। तो अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या लिखोगे, डैम्पिंग, व्हाट इज डैम्पिंग, तो डैम्पिंग इज द कंडीशन, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ oscillation goes on decreasing with respect to time। चलेगा, इतनी डेफिनेशन काफी है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस पर्टिकुलर डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन में हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू सी 3 थिंग्स। पहले तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्डली वी विल बी सेइंग हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। चलेगा। तो ये 3 चीजें हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अब कैसे आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सेटअप इमेजिन कर रहे हैं, उस सेटअप के थ्रू डैम्पिंग को थोड़ा सा समझेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो मान लो मेरे पास ना ऐसा स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है,
तो सीलिंग से मैंने एक ऐसी स्प्रिंग को अटैच किया है, सपोज इस तरीके से स्प्रिंग है, नीचे हमने इस मास को अटैच किया है, सो दिस इज माय मास। चलेगा। अब इस मास पर क्या क्या एक्शन हो रहा होता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन कि हमारा जो पर्टिकुलर मास है वो डैम्प होने लगता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए हमारा ये जो मास है वो ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन आउटसाइड जो मीडियम होता है, फॉर एग्जांपल चाहे वो एयर हो, वाटर हो या दूसरा कोई भी मीडियम हो, वो वो डिस्टर्ब होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस मास। जब वो डिस्टर्ब होगा तो हम जानते हैं बाजू का जो मीडियम है इट इज एक्चुअली अ विस्कस मीडियम। सो विस्कस मीडियम में ये पर्टिकुलर बॉब ऑसिलेशन परफॉर्म करते रहने के कारण विस्कस फोर्स लग रहा होता है इस बॉब पर। अब ये विस्कस फोर्स कैसे लगता है, तो बॉब अगर ऊपर जा रहा है या फिर हम कह सकते हैं ये मास अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा ये जो पर्टिकुलर विस्कस मीडियम है इट विल अप्लाई विस्कस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। if this particular bob or block, if it is going downward, viscous force will be applied in a opposite direction, that is vertically upward। तो in both the cases जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी हमारे ब्लॉक की उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। साथ ही साथ ड्यूरिंग ऑसिलेशन ब्लॉक पर और कौन सा फोर्स लग रहा होता है, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स एफ, जिसको हम क्या लिखते हैं, के एक्स लिखते हैं, है ना, माइनस ऑफ के एक्स। तो अगर ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग का कांस्टेंट मैं के लिख रहा हूं तो इसी सेटअप को हमें कंसिडर करके डैम्पिंग के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। बट समटाइम इट इज क्वाइट हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ द विस्कस फोर्स इज एक्चुअली बीइंग अप्लाइड अपॉन दिस ब्लॉक। हम क्या कर सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक मैकेनिज्म दिया है उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दिस इज अ ब्लॉक विच इज नाउ कनेक्टेड विथ अ वेन। अब वेन क्या होता है, वेन होता है एक छोटी सी भैया किसी भी मेटल की या आप कह सकते हो वुड की या किसी भी, आप यहाँ पर फिलहाल एक मासलेस मटेरियल की एक स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हो। जो हमारी स्केल होती है ना, रूलर जिसको बोलते हैं, उस तरीके की पट्टी होती है हमारी एक वेन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फैन है, ये फैन का शाफ्ट है और वो फैन मिलकर बना है ऐसी छोटी छोटे रॉड से, ठीक है। तो ये रॉड क्या कहलाई जाएगी, उसके वेन्स कहलाई जाएगी। बेसिकली कम थिकनेस और कम ब्रेड्थ वाला एक वो एलिमेंट होता है, ये वेन होता है। चलेगा ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सेटअप को जो वेन से अटैच किया है उसे हम किसी कंटेनर में रखते हैं लाइक दिस। और इस कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, एक लिक्विड रख रहा हूं हैविंग सम विस्कोसिटी। तो ये है लिक्विड और इस लिक्विड के पास क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। जब हमारा मास अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो मोशन वेन के पास भी ट्रांसफर हो रहा है एंड वेन विल ऑल्सो ट्राई टू मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। when vein will try to move upward, viscosity of this particular liquid will try to get it down, by applying viscous force in the downward direction। जब हमारा ब्लॉक नीचे जा रहा होगा which means it will transfer its motion to the vein will try to move downward and at the same time ये जो particular liquid है, liquid जो viscous force है उसके velocity के opposite direction में, मतलब upward direction में viscous force लगाएगा। तो because of presence of this viscous force what will happen, हमारा ये जो particular bob है या block है during oscillation धीरे धीरे उसका जो amplitude है अब वो कम होते जाएगा एंड एट वन पर्टिकुलर टाइम इट विल स्टॉप। तो एक बार आपने डिस्प्लेस किया वो थोड़ा सा वाइब्रेशन करते रहेगा बट बाय द एप्लीकेशन ऑफ विस्कस फोर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर बॉब विल कम इनटू रेस्ट। तो ये है हमारा मैकेनिज्म। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करते हैं। सो आई एम राइटिंग बेसिक थ्योरी। व्हाट डू आई राइट हियर, क्या लिखना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले सेटअप को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसीडर अ स्प्रिंग ब्लॉक, अ स्प्रिंग block oscillator is performing oscillation as shown in figure। ठीक है, let k be the spring constant and m क्या है, ब्लॉक का मास। ठीक है, चलेगा। लेट अ वेन इज अटैच्ड टू दी ब्लॉक और ये वेन फिलहाल कैसे कंसिडर करना है, मासलेस कंसिडर करना है। सो अटैच टू द ब्लॉक एंड इज डिप्ड
इन अ विस्कस मीडियम, इन अ विस्कस मीडियम। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या लिखना है। सो ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन ब्लॉक है ना दो तरीके के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन से फोर्स? सपोज ब्लॉक जाना चाहता है नीचे तो रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रखता है, वो एक रेजिस्टिव फोर्स है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ ब्लॉक। सेकंडली व्हेन द ब्लॉक वाज ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड्स देयर इज अ विस्कस फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड, तो विस्कस फोर्स भी एक रेजिस्टिव फोर्स है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर हम दो रेजिस्टिव फोर्सेस की बात करेंगे। सो ड्यूरिंग ऑसिलेशन आई एम राइटिंग हियर द restoring force acting upon the block is given by let's say small f which is nothing but minus of kx, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और दूसरा लग रहा है द विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स। ये जो पर्टिकुलर विस्कस फोर्स है इसे मैं मान लीजिए एफ वी लिखता हूं। ध्यान रखना दिस एफ वी और विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोक्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा चैप्टर था ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पर हमने पढ़ा था कि किसी भी विस्कस मीडियम से अगर कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है उस केस में उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट पर जो विस्कस फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या होता था, रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड देन वेलोसिटी। फिर यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया था एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब देखिए 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर दैट मीडियम, वो भी कांस्टेंट रहेगा, आर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीयर, अगर उसको भी अपन कांस्टेंट मान ले तो हम ये कह सकते हैं ना कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। बट यहाँ पर जो एफ की डायरेक्शन है ध्यान से समझो, एफ की डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस आई कैन राइट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वी। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आई कैन राइट हियर viscous force f of v is directly proportional to minus of v, so I can write f of v is equal to साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाने के बाद एक कांस्टेंट रखते हैं b into v, और ये जो b है this is called as damping constant, this is damping constant। चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे इस डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा तो आप बता सकते हैं क्या दिस यूनिट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय विस्कस फोर्स अपॉन वेलोसिटी। चलो आप बताओ इसका क्या यूनिट हो सकता है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएगा ना सीईटी का तो वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप फिलहाल के लिए सोचो कि इसका क्या यूनिट आएगा। एनीवे, सो एक हो गया रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा हो गया विस्कस फोर्स। अब मैं कह सकता हूं द टोटल रेजिस्टिव फोर्स, द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग on block, if it is F it can be given by viscous force प्लस कौन सा लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए विस्कस फोर्स क्या है, माइनस ऑफ बीवी, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस ऑफ के एक्स, प्लस इंटू माइनस ऑफ के एक्स, अगेन माइनस ऑफ के एक्स आ गया। बट हम जानते हैं जो भी फोर्स लग रहा होता है इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास को जो है वो डिनोमिनेटर में लेकर जा रहा हूँ राइट साइड में, सो व्हाट वी विल हैव माइनस ऑफ बी बाय एम इंटू वी एंड माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। अब हम जानते हैं ये जो के बाय एम है ये क्या है, दिस इज ओमेगा का स्क्वायर, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम जब स्टार्टिंग में देखा था तो वहां पर ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। और बी बाय एम क्या है तो इसके बारे में अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं भैया के बाय एम तो पहले भी था तो वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का पार्ट है, लेकिन ये जो बी बाय एम इंटू वी है दिस फैक्टर इंट्रोड्यूसेस डैम्पिंग। चलो अब पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ लौट कर आते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज व्हाट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। अब माइनस ऑफ बी बाई एम इंटू वी और माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो वो हो जाएगा प्लस बी बाई एम इंटू वी प्लस के बाई एम इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। सो दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसी एक्सप्रेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल सकता है, जिसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ b इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m। b क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। व्हाट इज a? a इज अवर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। चाहो तो आप इसको a नॉट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ओमेगा डैश टी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसका डेरिवेशन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। चलो फिर हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अब के बाय एम इज नथिंग बट ओमेगा का स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो ध्यान से, बी बाय ट्वाइस ऑफ एम, इसका होल स्क्वायर। ध्यान में आ रही है क्या बात? चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस कोई एक फैक्टर ले लेते हैं, गामा लेता है कोई, कोई आर लेता है। अगर मैं इसको आर लेता हूं तो आर का स्क्वायर, बट आर की वैल्यू क्या होगी? बी बाय ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सो टी इज व्हाट? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की जगह ओमेगा डैश आएगा, तो यहाँ पे दिस वुड बी टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर अपॉन 4 एम का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में 3 चीजों को फाइंड किया। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देन वी हैव सीन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। चलेगा। अब देखो एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी पड़ेगी विथ कंपैरिजन टू अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर मैं लिख रहा हूं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और दूसरा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो अनडैम्प्ड में क्या होता है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करूं तो हम जानते हैं भैया एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। और उसके साथ साथ जो टाइम है, टाइम पीरियड, अगर सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात हो तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो इन बिटवीन अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड, तो अनडैम्प्ड में टाइम पीरियड कम होता है कंपेयर टू टाइम पीरियड इन केस ऑफ डैम्प्ड, तो डैम्प्ड में टाइम पीरियड इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको आपको याद रखना है। सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और जो टाइम पीरियड है कंपेयर टू डैम्प्ड ऑसिलेशन इट इंक्रीजेस। अदरवाइज ओनली फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूं तो डैम्पिंग होते रहेगा, एम्पलीट्यूड कम होते रहेगा, लेकिन जो पर ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे भी देख लेते हैं। सो अगर मैं सिर्फ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करूं, इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो कुछ बेसिक सी थ्योरी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एनर्जी डिक्रीजेस फास्टर, एनर्जी डिक्रीजेस फास्टर देन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड से फास्ट कौन डिक्रीज होना चालू होता है? एनर्जी डिक्रीज होना चालू होता है। इसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जानते हो आप एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भैया ए थोड़ा भी कम हुआ लेकिन उसके स्क्वायर के फॉर्म में तो और ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए टोटल एनर्जी आप देखोगे कि वो एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में जल्दी ही डिक्रीज हो रही है। नाउ सेकंड, अब यहाँ पे हमारे लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है इफ बी इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा। अब देखो भैया ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। तो यहाँ पे 2m ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m के अंडर रूट ऑफ के बाय एम। एम अगर स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएगा तो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ के एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम एम कैंसल, क्या बचा? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ के एम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बी इज लेस देन 2m ओमेगा को बी इज लेस देन 2 अंडर रूट ऑफ के एम, ठीक है। ये अगर स्थिति है, और साथ ही जो ओमेगा डैश है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा तब फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ बी, फॉर लार्जर
वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब क्या है फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ बी? इसका मतलब ये है कि मान लो ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा है 20, ठीक है, और जो बी की वैल्यू है अब वो कम हो सकती है। कितनी हो सकती है 19 हो, 18 हो, 16 हो, 15 हो, कुछ भी हो। तो आउट ऑफ ऑल दिस वैल्यू इफ बी इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टर डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। सो फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ बी, डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड इज फास्टर। ठीक है, तो फास्टर क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और इसे हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग, ठीक है। अंडर डैम्पिंग क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से डैम्प नहीं हुआ है, ऑसिलेशन अभी भी चल रहा है बट ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, अब बी से रिलेटेड सेकंड कंडीशन वेयर बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा। अगर ये स्थिति है तो क्या होगा? नो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है उसकी पोजीशन से, सो इट विल स्लोली कम डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नो ऑसिलेशन, बट इफ पार्टिकल is displaced, it will slowly return to its equilibrium position। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास वाटर है, वाटर के सरफेस को आपने डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाता है? वाटर के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है दे विल ऑसिलेट एंड इफ यू लेट सम टाइम टू पास, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि ऑसिलेशन रुक चुका है। तो ये हो गया भैया अंडर डैम्पिंग। ठीक है, दैट वाज अंडर डैम्पिंग। बट वाटर की जगह आप कोई थिक जेल ले लो जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है और आप उसको डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब करने के बाद क्या होता है? पार्टिकल डिस्टर्ब तो होता है लेकिन धीरे धीरे वो अपने पोजीशन पर लौट कर आता है विदाउट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन एंड दिस पार्ट इज दिस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा और इसे कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या कहते हैं इसको? दिस पार्ट इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में नो ऑसिलेशन टेक्स प्लेस बट पोजीशन जो है पार्टिकल का दैट विल बी रिटर्न और इट कैन द पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम। थर्ड केस with regard to B, which is my fourth point here, if B is greater than twice of m omega, अगर ऐसा हुआ तो नो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन फिर भी नहीं होगा, देयर विल नॉट बी ऑसिलेशन, बट पार्टिकल विल टेक अ टाइम लार्जर देन द क्रिटिकल डैम्पिंग वाला टाइम। सो पार्टिकल विल टेक more time to return to its equilibrium position as compared to critical damping। ठीक है, और दूसरी मैंने चीज आपको बोली थी डैम्प्ड और अनडैम्प्ड के केस में यहाँ पर एम्पलीट्यूड ओवर द टाइम रिड्यूस होते रहता है और जो टाइम पीरियड है कंपेयर टू अनडैम्प्ड, कंपेयर टू, फिर से मैं बोल रहा हूँ कंपेयर टू अनडैम्प्ड, वो क्या होते रहता है? इंक्रीज होते रहता है। चलेगा। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सीईटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन डैम्प्ड एसएचएम द एसआई यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट इज। अब डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है देखो, तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीवी, माइनस साइन छोड़ देते हैं, सो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू बीवी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन अपॉन वी इज नथिंग बट बी। अब देखो वी है मीटर पर सेकंड और न्यूटन क्या होता है? हम जानते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इज इन टर्म्स ऑफ केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे रखते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू नीचे क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर मीटर कैंसल, यहां से एक सेकंड हट जाएगा सेकंड स्क्वायर से, तो क्या बचता है? केजी पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट बी, दिस इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। क्या बोला है?
In damped oscillatory motion, if t is its time period and a is its amplitude, then in case of damping, increase in both a and t. नहीं, ऐसे नहीं होता, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए. डिक्रीज ए एंड इंक्रीज टी. अब देखिए, ए तो डिक्रीज होता है, लेकिन क्या टाइम में इंक्रीज होता है कंपेयर टू अनडैम्प्ड ऑसिलेशन? यस, टाइम इंक्रीज होता है. थर्ड, इंक्रीज ए एंड डिक्रीज टी. नहीं, ऐसे नहीं होता. डिक्रीजेस बोथ ए एंड टी, ऐसे भी नहीं होता. मतलब बी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल हियर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज. अब फोर्स कांस्टेंट मतलब के. ठीक है, के की बात हो रही है. इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एज वेल एज लेंथ ऑफ पेंडुलम. चलो देखते हैं. सबसे पहले F इज इक्वल टू के एक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम जानते हैं, बट F इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू एक्स. अब के तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है, यहां से पता चलता है कि m जो है वो मास, सॉरी x जो है वो मास को कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सेकंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ बॉब. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉब. यस, ऑप्शन सी में लिया है. फोर्थ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब. नहीं, इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इफ द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड. तो डैम्प्ड वाले ऑसिलेशन की बात हो रही है. देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय. हम जानते हैं भैया, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर. आर क्या होता है, आर इज बी बाय ट्वाइस ऑफ एम होता है ना, ये हम जानते हैं आर इज इक्वल टू. तो इस हिसाब से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा डैश अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम माइनस ऑफ बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, उसका होल स्क्वायर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, के बाई एम. यस, ऑप्शन सी, ये हमने पहले ही देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग. एन एडिशनल मास m added displaces the spring further by a distance x. Now the combined mass will oscillate on the same spring with period. देखो, कोई भी टाइम पीरियड निकालना है, अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो भी मास होता है वो मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के. यहीं से हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल कर आता है. अब क्वेश्चन में क्या दिया है समझते हैं. मान लो मेरे पास ये है सीलिंग, और इस सीलिंग से हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर सिस्टम को अटैच किया है. दिस इज M. ठीक है, अब देखो फिलहाल ये बैलेंस्ड है, स्प्रिंग जो है वो मूव नहीं हो रही है, एक्सटेंड नहीं हो रही है. जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक स्मॉल मास के लीजिए या फिर मास ऑफ वैल्यू स्मॉल m, इफ इट इज अटैच्ड विद द कैपिटल M, व्हाट हैज हैपेंड, यहां पे एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है. कितना एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, x. तो स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय डिस्टेंस x. नाउ आपका जो सिस्टम है अब वो यहाँ पे है. दिस इज अवर सिस्टम वेयर कैपिटल M और स्मॉल m हमने अटैच किए हैं. अब ये हो गई आपकी मीन पोजीशन. अब यहाँ पर डिस्टर्ब करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है या ब्लॉक है वो अब ऑसिलेशन करने लगेगा. समझने वाली बात क्या है, इनिशियली देखो ध्यान से समझो, इनिशियली जब मैंने इस मास को अटैच नहीं किया था तब क्या एक्सटेंशन था, नहीं था. और जैसे ही स्मॉल मास को अटैच कर दिया है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, कितने का, x का. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही होगी, because of this small mass m, spring will be stretched by distance x. तो स्प्रिंग क्या कर रही होगी, उस पर्टिकुलर इवेंट पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी ताकि इस एक्सटेंशन को रोका जा सके. बात आ रही है समझ में. तो इस एक्सटेंशन को रोका जाने के लिए स्प्रिंग विल अप्लाई सम रिस्टोरिंग फोर्स. हम जानते हैं ये जो पर्टिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज इक्वल टू kx इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. बट ये जो पर्टिकुलर फोर्स है वो कितना होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा इस मास के. सो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. और हम जानते हैं ये जब छोटा सा मास स्मॉल m लगा, उसने एक्स्ट्रा वेट एक्सर्ट किया mg, एंड दिस mg इज द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड टू डिस्टर्ब द स्प्रिंग. और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स किसने अप्लाई किया, स्प्रिंग ने अप्लाई किया. इसलिए f की वैल्यू हो जाती है mg, एंड दिस mg इज नथिंग बट k इंटू एक्स. तो भैया बताओ k की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, k इज नथिंग बट mg अपॉन एक्स. आ रही है क्या बात समझ में. यहां से हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट निकल कर आया. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब हमने कंबाइंड सिस्टम लिया, किसका,
कैपिटल मास m और स्मॉल मास m, इनको डिस्टर्ब करने के बाद या डिस्प्लेस करने के बाद अब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला चलो फिर से, 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना मास है मेरा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m मास है, डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल कर आई थी ऊपर? mg डिवाइडेड बाय x, तो x ऊपर चले जाएगा, राइट? तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो देखो इन्होंने रूट को कैसे ले लिया है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय mg, उनका पावर ले लिया है 1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इफ यू सी केयरफुली, यस, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है और ऑप्शन डी है वो सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डैम्पिंग। The amplitude of a damped oscillator becomes 1/3 of original amplitude in 2 seconds. If its amplitude after 6 seconds becomes 1/n times the original amplitude, then the value of n is। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करना इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, अगर मैं उसको a डैश लिख रहा हूँ, सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर क्या होता है? माइनस ऑफ b इंटू टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m होता है, ठीक है। इतना हमें पता है। अब देखो b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट और m इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, वो भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ इस पूरे टर्म को, कौन से b अपॉन ट्वाइस ऑफ m को मैं एक कांस्टेंट इमेजिन कर लेता हूँ। सो आई कैन राइट a डैश इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर, क्या लिख लेते? कांस्टेंट को k लिख लेंगे, चलो k लिख लेते, तो माइनस ऑफ k इंटू टी, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड। अब देखिए अलग अलग टाइम के लिए बस टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी और आपको एम्पलीट्यूड का चेंज नोटिस करना पड़ेगा। पहले मैं लिख रहा हूँ इफ t इज इक्वल टू 2, तो एम्पलीट्यूड कितना बता रहा है? a डैश बिकम्स a/3। देखो फर्स्ट केस 1/3 ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड बोला है। अगर ऐसे होगा सो आई कैन राइट a/3 इज नथिंग बट a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ k इंटू 2, दैट इज 2k लिख सकता हूं मैं, बराबर है। देखो a कैंसिल हो गया तो बचा है 1/3 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस 2k, और ई रेस टू द पावर माइनस 2k को अगर मैं नीचे लेकर आया तो ये बनेगा 1/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 2k। अब अगर आप कंपेयर करो इनका अगर रेसिप्रोकल लेते हो तो ई रेस टू द पावर 2k इज नथिंग बट 3, सो आई कैन राइट 3 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2k। अब देखो ये जो ई है राइट साइड से लेकर अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा? वो ई का कन्वर्जन हो जाएगा लॉग टू द बेस ई में। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज लॉग टू द बेस ई ऑफ 3 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ k। तो k की क्या वैल्यू मिली है फर्स्ट इंस्टेंस में जब t इज 2 सेकंड था? इट इज लॉग टू द बेस e ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। इसे मैं लिख ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमें पता होना चाहिए। आगे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे जब टाइम कितना दिया है 6 सेकंड और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना है 1 अपॉन n टाइम्स। चलो सो सेकंड इंस्टेंस व्हेन t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तब हम जानते हैं भैया हमारा एम्पलीट्यूड है a/n। लिखो सो a अपॉन n इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा, राइट? t की वैल्यू 6 है तो a कैंसल, आई कैन डायरेक्टली राइट हियर 1/n इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू द पावर 6k। देयरफॉर n इज नथिंग बट ई रेस टू द पावर 6k, दैट मीन्स log टू द बेस e ऑफ n इज नथिंग बट 6k, एंड सिंपली यहाँ पर k आ गया log टू द बेस e ऑफ n अपॉन 6। दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। देखो फर्स्ट वैल्यू में log टू द बेस e ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर log टू द बेस e n अपॉन 6 कांस्टेंट है। तो दोनों ही कांस्टेंट को अगर मैं इक्वेट कर लेता हूँ सो आई कैन सिंपली राइट log टू द बेस e ऑफ n डिवाइडेड बाय 6 इज नथिंग बट log टू द बेस e ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। चलो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो log टू द बेस e ऑफ n इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ log टू द बेस e ऑफ 3। अब हमें एक और चीज पता है, क्या है? log ऑफ a रेस टू द पावर m क्या होता है? इट इज m इंटू log ऑफ a। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू log टू द बेस e ऑफ 3 क्या होगा? दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज log टू द बेस e ऑफ 3 रेस टू द पावर 3। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
log to the base e of n is nothing but log to the base e of 3 raised to the power 3. चलेगा. अब देखो log to the e, log to the base e हट गया, so n is nothing but 3 raised to the power 3. चलेगा. तो 3 raised to the power 3 कितना होता है 27. तो n की वैल्यू इज 20. दिस इज माई आंसर. कितना है n की वैल्यू? यस 27. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर हमारा जो डैम्पिंग वाला ऑसिलेशन का पार्ट है वो अब खत्म हो चुका है एंड हियर बाय आवर चैप्टर एंड्स. अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.